जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय भूगोल के 40 प्रश्न, जहां से एक या दो प्रश्न आपकी प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होकर के निकलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और ध्यान रखिए इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है। तो जो प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा न बनाकर ऐश्वरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए इनमें से जो नर्मदा एवं तापी नदी हैं वे भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण डेल्टा न बना करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील बूलर झील किस राज्य या यूटी में स्थित है। तो जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है वो बूलर झील है और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना ध्यान रखिए कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है, ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान सागर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। तो जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और ये ग्रेट निकोबार यानी बड़े निकोबार पर स्थित है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का कोरोमंडल तट किस पूर्वी तटीय राज्य के किनारे स्थित है। तो भारत का कोरोमंडल तट है ये ध्यान रखिए तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय राज्यों के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केरल के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो केरल के तटीय मैदान को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो जो भारत में केसर का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जो चाय का उत्पादन होता है वो सबसे अधिक भारत के असम राज्य में होता है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है। तो जो झूम खेती है यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो भारत के उत्तर पूर्वी भारत यानी पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों के क्षरण यानी टूटने फूटने से होता है। तो जो काली मिट्टी का निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है। तो भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कुएं और नलकूप हैं, यानी जो कुएं और जो बोरवेल्स हैं उससे भारत में लगभग 60% सिंचाई होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र है ये ध्यान रखिए तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर ध्यान रखिए गुजरात के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग वन किन दो स्थानों के बीच स्थित है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग वन है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और अगर सबसे गहरे बंदरगाह की बात की जाए तो सबसे गहरा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है यह किस झील पर स्थित है। तो जो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये ध्यान रखिए मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ध्यान रखिए ये केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा जहां पर लगभग 1106 मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य था वो हरियाणा था जहां पर 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल साक्षरता दर दर्ज की गई थी वो 74.04% की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर यानी -0.58% दर्ज की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो दर दर्ज की गई थी वो नागालैंड की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को आपस में अलग करता है। तो जो पाक जलडमरू मध्य है, ये ध्यान रखिए, भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि डूरंड रेखा वर्तमान में किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।